देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई जमीन खरीदी है, ठीक है, तो उसका नामांतरण आपको करवाना जरूरी है। अगर आप नामांतरण नहीं करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, या फिर आपके साथ में कोई बड़ा फ्रॉड हो सकता है, आप उलझन में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण करवाना चाहिए। विक्रय पत्र का नामांतरण करवाने की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से नामांतरण करवाया जाता है, आवेदन कहां पर लगता है, कौन सी धारा के अंतर्गत, कौन से कानून के अंतर्गत, और किस प्रकार से उसकी संपूर्ण प्रक्रिया होती है, ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो ग्राफ आप देखते होंगे, इस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि विक्रय पत्र का नामांतरण जो है उसका आवेदन कहां पर लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो विक्रय पत्र का नामांतरण कहां पर लगेगा, तो देखिए विक्रय पत्र किसे कहा जाता है, इस बात को पहले समझना जरूरी है। तो जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है, ठीक है, यह एक खेत है और यह खेत जो है इसकी मालिक जो है यह महिला है, ठीक है। इसका नाम हम मान लेते हैं ए नाम है, ठीक है। किसका खेत है ये ए का खेत है। अब ये ए जो है इस खेत को इस बी व्यक्ति को बेचना चाहती है। क्या करती है, इस बी व्यक्ति को बेचना चाहती है। तो इसके लिए इन दोनों लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफिस। कहां पर जाना पड़ेगा, उपपंजक कार्यालय जाना पड़ेगा या सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ेगा, और वहां जाकर ये दोनों लोग जो है अपने जो भी इनके बीच में सौदा हुआ है, जो भी इनके बीच में संव्यवहार हुआ है, उसके संबंध में यह एक दस्तावेज वहां पर निष्पादित करवाएंगे, जिसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा विक्रय पत्र। क्या कहा जाएगा उसको कहा जाएगा विक्रय पत्र, ठीक है, उसको विक्रय पत्र कहा जाएगा। जब विक्रय पत्र का रजिस्ट्रेशन होता है, कहां पर, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है, तो विक्रय पत्र के आधार पर जब रजिस्ट्रेशन होता है तो मध्य प्रदेश में अब एक नियम लागू हो गया है कि उसके आधार पर जो है साइबर तहसील के पास में, अर्थात साइबर तहसीलदार के पास में जो है उसके नामांतरण के लिए वह आवेदन चला जाता है। अगर साइबर तहसीलदार के वहां पर आवेदन चला जाता है और साइबर तहसीलदार के माध्यम से आपका नामांतरण जो है वह हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर साइबर तहसीलदार के माध्यम से अगर नामांतरण नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आगे की क्या प्रक्रिया रहती है वह हम यहाँ पर समझने वाले हैं। साइबर तहसीलदार के वहां पर नामांतरण आपका कैसे होता है, तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होती है, आपके विक्रय पत्र का निष्पादन आपके पक्ष में होता है, ऐसे ऑटोमेटिक ही ऑनलाइन ही, आपको कोई आवेदन नहीं करना, ऑनलाइन ही आपका आवेदन जो है रजिस्ट्रार के माध्यम से ही जो है साइबर तहसीलदार को भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइबर तहसीलदार के वहां से आपका नामांतरण जो रिजेक्ट हो जाता है या किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो मुख्य दस्तावेज जो रहते हैं, जो रजिस्टर्ड सेल डीड है आपकी, ठीक है, आपके पक्ष में जो रजिस्ट्री हुई है, विक्रय पत्र हुआ है, उस विक्रय पत्र की सर्टिफाइड कॉपी या ओरिजिनल कॉपी जो है आपको निकालना है। उसके बाद में कौन कौन से दस्तावेज आपको लगाना है उनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको जो दस्तावेज उसमें लगाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वह विक्रय पत्र है, ठीक है। मूल विक्रय पत्र जो है वह आपके पास में होना चाहिए। मूल विक्रय पत्र आपके पास में नहीं है तो आप उसकी सर्टिफाइड अर्थात प्रमाणित प्रतिलिपि भी आप वहां पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है आधार कार्ड क्रेता विक्रेता आपके पास में होना जरूरी है। खसरा खतौनी भी आपके पास में, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होना जरूरी है। खसरा खतौनी अर्थात जिस व्यक्ति के नाम पर वह जमीन है उसके नाम का खसरा खतौनी जो है, राजस्व रिकॉर्ड जो है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपके पास में होना चाहिए। एक नामांतरण आवेदन कैसे बनता है इसको भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एक शपथ पत्र, ठीक है। तो ये दस्तावेज जो है ये आपको अपने आवेदन के साथ में लगाने जरूरी है। अब आपका आवेदन कहां पर लगेगा, तो आपका आवेदन जो लगेगा वह लगेगा कहां पर, तहसीलदार के वहां पर, ठीक है। कहां पर लगेगा, तहसीलदार के वहां पर, तहसीलदार के नाम से लगेगा, ठीक है। अब ये आपका आवेदन पेश कहां पर होगा, तो आपका आवेदन जो पेश होगा वह होगा लोक सेवा केंद्र पर, अर्थात लोक सेवा गारंटी केंद्र जो है वहां पर आपका आवेदन पेश होगा। और यहां से आवेदन आपका कहां जाएगा, यहां से आपका आवेदन जो जाएगा वह तहसीलदार के वहां पर जाएगा, ठीक है। आपने यहां पर पंजीकृत करवा दिया, लोक सेवा गारंटी में आपका आवेदन दर्ज करवा दिया, वहां से आवेदन आपका जो है तहसीलदार के वहां पर पोर्टल पर चला जाएगा, ऑनलाइन ही वहां पर चला जाएगा। अब वहां पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दस्तावेज बताए, जो आवेदन बताया, ये सारी चीजें जो आपको कहां पर पेश करनी है, तहसीलदार के यहाँ पर ओरिजिनल आपको पेश करना है, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इन सभी दस्तावेजों की, आवेदन की सभी की एक फोटोकॉपी आपको करवाकर एक फाइल आपके पास में रखना है। अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है तो ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता को भी आपको ये दस्तावेज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो तहसीलदार के यहाँ पर जब आप आवेदन दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करता है कि तहसीलदार यहां से जो है पटवारी को जो है एक पत्र जारी करेगा कि ये भूमि जो है जिसके संबंध में इस महिला ने जमीन बेची है, कौन सी वाली जमीन, यह जमीन जो है बेची है और इस व्यक्ति ने जमीन खरीदी है, इसके लिए नामांतरण का आवेदन आया है, तो इस जमीन के संबंध में आप
रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पटवारी रिपोर्ट क्या प्रस्तुत करता है, ये जमीन जो है किसी प्रकार की मंदिर की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, पट्टे की जमीन नहीं है, भूदान की नहीं है, गोचर भूमि नहीं है, इस प्रकार की जो है पटवारी वहां पर रिपोर्ट पेश करता है। इसके साथ में पटवारी यह भी उसमें उल्लेख कर सकता है कि इस जमीन पर जो है वर्तमान में कब्जा किसका है। ठीक है, इस प्रकार की रिपोर्ट जो है पटवारी कहां पर पेश करेगा, तहसीलदार के यहां पर पेश करेगा। तहसीलदार जो है 15 दिन की एक विज्ञप्ति भी जारी करता है। ठीक है, कितने दिन की, 15 दिन की एक विज्ञप्ति जारी करता है कि इस समयावधि में अगर किसी व्यक्ति को इस नामांतरण में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे व्यक्ति तहसीलदार के यहां पर आकर इस तारीख को आपत्ति पेश कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विज्ञप्ति जारी की जाती है। अब आवेदन कैसे बनता है, ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि आवेदन जो है कौन सी धारा के अंतर्गत लगता है, तो आवेदन जो लगता है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 अर्थात एमपीएलआरसी की धारा। ठीक है, कौन सी, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है, की धारा 109 और 110 के तहत आवेदन पेश होता है। अब आवेदन पत्र कैसे तैयार होता है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी रहती है, ठीक है, तो उस चीज को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखते होंगे कि सबसे पहले आपको जो है ऊपर लिखना है यहाँ पर कि न्यायालय, ठीक है, क्या लिखना है, न्यायालय, श्रीमान तहसीलदार महोदय, नायब तहसीलदार महोदय या पर तहसीलदार महोदय, इनमें से किसी भी एक जो है पद का नाम आपको लिखना है। आपके यहाँ पर तहसीलदार साहब रहते हैं, तहसीलदार साहब, आप तहसीलदार साहब अगर लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें सब कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में तहसील, तो तहसील, आपकी तहसील का नाम लिखना है, जैसे हमारी तहसील झारडा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर तहसील का नाम लिखे। इसके बाद में आपका जिला कौन सा, जैसे हमारा जिला जो है उज्जैन है तो जिले का नाम लिखे। उसके बाद में मध्य प्रदेश या राज्य जो भी है आपका, यहाँ पर आपको लिखना है राजस्व प्रकरण क्रमांक, ठीक है, ऐसे जगह छोड़कर A6, 25, 26 या 26, 27, 27, 28 जो भी आपका वर्ष है। A6 का मतलब होता है नामांतरण का जो हेड रहता है, मध्य जो रहता है वो उसको A6 कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर ये क्रेता का नाम इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ पर क्रेता का जो ओरिजिनल नाम है उस व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे मान लेते हैं क्रेता मतलब खरीदार व्यक्ति जो है, जैसे वहां पर हमने जो लिखा था बी नाम, तो जिसे मान लेते हैं कि किसी प्रकार का, जैसे रमेश मान लेते हैं, ठीक है, रमेश। अब इसके पिता का नाम, अगर महिला है तो उसके पति का नाम, तो यहाँ पर पिता का नाम लिखना है। जैसे रमेश के पिता का नाम जैसे मान लेते हैं महेश, ठीक है, उदाहरण के लिए। इसकी उम्र क्या है, जैसे 40 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में इसकी जाति क्या है, जो भी इसकी जाति है। इसका व्यवसाय क्या है, जैसे कृषि है तो कृषि आप लिख देंगे, नौकरी है तो नौकरी लिख देंगे, प्राइवेट जॉब करता है तो प्राइवेट व्यवसाय या नौकरी कर देंगे। उसके बाद में पता है इसका, तो पता क्या है, जैसे मान लेते हैं झारडा है या जो भी पता है इसका, तहसील, जिला, उज्जैन जो भी है उसका वो लिख देंगे। उसके बाद में विरुद्ध, विरुद्ध में किसका नाम लिखेंगे, विक्रेता का नाम लिखना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो विक्रेता का नाम ऐसा नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर सीधे उसका विक्रेता का नाम लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी महिला का, जैसे हम वहां पर समझ रहे थे कि किसी महिला ने जैसे जमीन बेची, जैसे मान लेते करिश्मा, ठीक है, करिश्मा। अब इसके बाद में इसके पति का नाम, पिता है तो पिता का नाम, पति है तो पति का नाम, ठीक है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में उसकी उम्र क्या है, जैसे 45 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद में उसकी जाति क्या है, जो भी जाति है। उसका व्यवसाय क्या है, कृषि है तो कृषि, गृहिणी है तो गृहिणी, ठीक है, या घरेलू कार्य है, घरेलू कार्य है, ठीक है। उसके बाद उसका पता यहाँ पर आपको लिखना है इस प्रकार से। और उसके बाद इसको क्या बनाना है, आपको पार्टी नंबर 1 बनाना है। अगर उसमें 2 विक्रेता है, 2 विक्रेता का नाम डालना है आपको, ऐसे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पटवारी हल्का नंबर, जो भी उसका पटवारी हल्का नंबर है, ठीक है, और गांव का नाम आपको वहां पर लिख देना कि जैसे कौन से गांव में जमीन है, तो जैसे झारडा में, तो जो झारडा यहाँ पर आपको लिख देना है। उसको क्या बनाना है, आपको अनावेदक बनाना है। इनको क्या बनाना है, आवेदक बनाना है। इसके बाद में आगे क्या लिखना है, आपको आगे लिखना है विषय। क्या लिखना है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है विषय, ग्राम, कौन से गांव में, जिस गांव में जमीन है उस गांव का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे ग्राम झारडा, ठीक है। उसके बाद में उसका पटवारी हल्का नंबर कौन सा है, तो पटवारी हल्का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उसका सर्वे क्रमांक क्या है, जो जमीन आपने खरीदी है उसका सर्वे नंबर क्या है, जैसे मान लेते 45 नंबर है, ठीक है। जैसे अगर पूरा सर्वे नंबर आपने खरीदा है तो पूरा सर्वे नंबर आप लिख दें। उसका जितना भी रकबा है, जैसे मान लेते हैं 0.25 हेक्टेयर, सर्वे नंबर 45, तो ऐसे लिख दें। या फिर अगर आपने उसमें से कोई हिस्सा खरीदा है तो इसे सर्वे नंबर 45 में से, ठीक है, जितना भी आपने हिस्सा खरीदा है, जैसे मान लेते हैं कि 25 आरे नहीं खरीदा, पूरा 25 आरे था उसका, और आपने 0.10 ही खरीदा है, तो इसे आप उसमें लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में हेक्टेयर का पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक, विक्रय क्रमांक या पंजीकृत विक्रय पत्र क्रमांक जो है उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी उसका रजिस्ट्री का नंबर है वो, उसकी तारीख लिखनी है, जिस तारीख को रजिस्ट्री हुई है। जैसे मान लेते हैं कि
2/26 को अगर रजिस्ट्री हुई है तो उसका आपको यहाँ पर जो है दिनांक लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यह लिखना है के आधार पर नामांतरण किए जाने बाबत। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है माननीय महोदय, ठीक है, आवेदक की ओर से सविनय निवेदन है कि नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 यह कि ग्राम, जो भी गांव यहाँ पर हमने लिखा था वही गांव आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ग्राम झारडा, ठीक है, तहसील जो भी है तहसील झारडा है, जो भी तहसील है आपकी, उसका जिला क्या कौन सा लगता है, जैसे जिला उज्जैन है तो जिला आपको ऐसे लिखना है, जिला उज्जैन, ठीक है, स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक या सर्वे क्रमांक, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 45, ठीक है, 45 में से कितना रकबा है, जिसका रकबा 0.10 हेक्टेयर, जिसे आगे वादग्रस्त भूमि कहा गया है, राजस्व अभिलेख में अनावेदक क्रमांक 1 अर्थात विक्रेता, ठीक है, के नाम पर दर्ज है। आगे लिखना है आपको, पैरा नंबर 2 में लिखना है आपको यह कि आवेदक ने अनावेदक क्रमांक 1 से उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिफल राशि, जितनी राशि रजिस्ट्री में लिखी हुई है प्रतिफल राशि, जैसे मान लेते हैं कि 0.10 हेक्टेयर जमीन है और उसको अगर 5 लाख में खरीदा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 लाख लिखना है, शब्दों में लिखना है रुपए 5 लाख, ठीक है, में विधिवत क्रय किया गया है, ठीक है, इस तरीके से आप यहां लिखेंगे। उसके बाद में अगला पैरा किस तरीके से लिखेंगे, अगला पैरा आप लिखेंगे पैरा नंबर 3, ठीक है, यह कि उक्त क्रय के संबंध में दिनांक, वापस से यहाँ पर रजिस्ट्री जिस तारीख को हुई है उसकी तारीख आपको लिखना है, जैसे यहाँ लिख देते हैं 02/02/2026 को उपपंजीयक कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफिस का नाम, जैसे मान लेते हैं हमारा जो रजिस्ट्रार ऑफिस महिदपुर लगता है तो यहाँ पर लिख देंगे आप महिदपुर, ठीक है, महिदपुर में पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है, जिसका पंजीयन क्रमांक, वापस से यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक उसका लिखना है, रजिस्ट्री का नंबर लिखना है, विक्रय पत्र की मूल छाया प्रति संलग्न है, असल श्रीमान के आदेशानुसार प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है, तो उसकी फोटोकॉपी जो है उसका आपको साथ में लगाना है और ओरिजिनल आपको अपने पास में रखना है। अगला पैरा है पैरा नंबर 4, यह कि आवेदक द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को संपूर्ण प्रतिफल राशि का भुगतान किया जा चुका है और विक्रय पत्र के निष्पादन के दिनांक से ही अनावेदक क्रमांक 1 ने मौके का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा आवेदक को सौंप दिया, किसको, क्रेता को। वर्तमान में उक्त भूमि पर आवेदक ही काबिज है और कृषि कार्य कर रहा है, यह भी बात आपको उसमें लिखनी है। 5वां पैरा आपको क्या लिखना है, यह कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 के तहत वेद विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि के समस्त अधिकार आवेदक में निहित हो चुके हैं, अतः राजस्व अभिलेखों में तदनुसार संशोधन नामांतरण किए जाने हेतु यह आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, इस प्रकार से आपको 5वां पैरा भी उसमें लिखना है। अब आगे क्या लिखना है उसको भी हम समझ लेते हैं। आगे आपको पैरा नंबर 6 लिखना है, पैरा नंबर 6 के रूप में यह कि उक्त भूमि या विक्रय पत्र के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई विवाद या स्थगन आदेश प्रभावशील नहीं है। यह बात आपको जो है अपने आवेदन पत्र में भी लिखना है और ये बात जो है आपको अपने शपथ पत्र में भी लिखना जरूरी है। इन बातों को आपको शपथ पत्र में भी लिखना चाहिए। इसके बाद में प्रार्थना लिखनी है आपको, प्रार्थना अर्थात आप क्या सहायता चाहते हैं। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि और लिखिए आप उसमें प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार इश्तेहार जारी किया जाए अर्थात विज्ञप्ति जारी की जाए। अब ब में आपको लिखना है कि राजस्व अभिलेखों खसरा खतौनी से अनावेदक क्रमांक 1 विक्रेता का नाम विलोपित कर उपरोक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक अर्थात क्रेता का नाम भूमि स्वामित्व में दर्ज अर्थात नामांतरण करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है समय नामांतरण पश्चात नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद में आपको लिखना है या तारीख, जिस तारीख को आप आवेदन पेश करना चाहते हैं उसकी तारीख यहाँ पर लिखिए। जिस स्थान पर जैसे महिदपुर है, उज्जैन है या जो भी स्थान है जहां पर आप आवेदन तैयार करते हैं उस स्थान का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। या जहां पर आप पेश कर रहे हैं उस स्थान का नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आवेदक के हस्ताक्षर करना है, ठीक है। अब इसके साथ में एक शपथ पत्र भी पेश करना चाहिए आपको। शपथ पत्र में आपको लिखना चाहिए, विक्रेता का भी शपथ पत्र आप पेश कर सकते हैं और क्रेता का भी आप शपथ पत्र उसमें पेश कर सकते हैं। शपथ पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए उसको मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।